नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। कोरोना को लेकर उत्तराखंड की स्थिति अपेक्षाकृत अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। इसके बावजूद हमें बहुत सावधानियां बरतने की ज़रूरत है ताकि हम कोरोना की जो ये मुश्किल स्थिति है उससे पार पा सकें। तो कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने भी कुछ ज़रूरी फैसले किए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं कोरोना से जंग के लिए, कोविड-19 वायरस को ख़त्म करने के लिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी। इसके साथ ही कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है, अगर आप हमारे कार्यक्रम में मदन कौशिक जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर मैं आपको बताती हूँ। हमारा नंबर है 01352666335, 01352666335। और हमारा दूसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 01352665478। तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई कोरोना को लेकर जुड़े सवाल हैं तो आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उत्तराखंड की स्थिति बेहतर नज़र आती है हमें। अब तक जो भी पॉजिटिव केस, कुल 37 पॉजिटिव केस मिले, 9 ठीक हो चुके हैं। और तो हम ये माने कि राज्य की स्थिति, अब किस तरह की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए ताकि ये संक्रमण को फैलने से रोका जा सके? देखिए वर्षा जी, ये ठीक है कि जब कोरोना का पहला एक केस हिंदुस्तान में आया था, हम लोगों ने उसी समय अपने राज्य में तैयारी प्रारंभ की थी। 22 तारीख से हमारा राज्य पूरी तरह लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर हमने कहाँ हमें कोविड के लिए हॉस्पिटल चाहिए, कितने हमें डॉक्टर चाहिए, कितने हमें मेडिकल स्टाफ चाहिए, कितनी हमें मेडिकल की आवश्यकता, कितने हमें पीपी किट चाहिए, कितने हमें मास्क चाहिए, कितने हमें क्या चाहिए, ये तैयारी हमने कंप्लीट तब से शुरुआत की थी जी। राज्य में अगर हम जाएं तो राज्य के अंदर केवल मैं इतना बताना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को कि अगर ये मरकज वाले लोग ना होते तो राज्य में आज कोरोना पॉजिटिव की संख्या 0 होती। जो प्रारंभ में कुछ पॉजिटिव आए हैं उसमें वो लोग ऐसे ही थे जो राज्य में बाहर से आए। कहीं भी राज्य के अंदर बाहर से आए हुए व्यक्ति के कारण संक्रमित हुआ हो ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया था। लेकिन इन मरकज वालों के कारण, जमातियों के कारण राज्य में संख्या बढ़ी है। इसमें से भी हमारा प्रयास है कि हम लोगों ने बड़ी सख्ताई भी की है, कुछ बुरा भी लगा होगा, लेकिन हमने मुकदमे दर्ज भी किए हैं। लेकिन हमने ये भी साथ साथ चेतावनी दिया कि आपके कारण हम राज्य में किसी भी प्रकार संक्रमण ना फैले, इसका हम एक संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। और इसका परिणाम भी निकल कर आया कि अभी अगर मैं कहूँ कि पिछले 4 दिन से कोई नहीं आया था, परसों 2 आए थे, उसके बाद 2 दिन से अभी कोई नहीं आया है। और इसका परिणाम इसी कारण से निकलता नजर आ रहा है कि हमारे नीचे तक जिले स्तर पर ये सारी सख्ताई भी है और हम जिले स्तर तक इस सारे विषय को सर्च करने में सफल हो पाए। तो अगर हरिद्वार की बात छोड़ दें, जो 2 केस अभी सामने आए, तो उससे पहले जितने भी मामले हैं वो अप्रैल के पहले हफ्ते के हैं, उसके बाद कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। तो ये एक तरह का पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। निश्चित रूप से राज्य के लिए एक सुखद संयोग भी कहूँगा, सुखद स्थिति भी कहूँगा कि हम लोगों ने जो एक अल्मोड़ा से आया था वो ठीक हो गया है। बाकी 9 जिलों में कोई भी हमारा एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। 4 जिलों में से देहरादून को हमने रेड जोन में रखा है, बाकी 3 जिले अभी उस स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि अभी नैनीताल के बारे में बातचीत चल रही थी उसके हल्द्वानी के कारण जी। रुद्रपुर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं और अपना नाम जरूर बताइए। मैं विक्रम सिंह रावत बोल रहा हूँ चमोली डिस्ट्रिक्ट से जी। सवाल जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उन जिलों में गाड़ी चलने प्रारंभ कब से होगी? देखिए रावत जी, भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है और भारत सरकार ने उन गाइडलाइन के माध्यम से राज्यों को कहा कि इसके अनुसार हमें राज्य को आगे बढ़ाना है। पहले हमें लगता था कि जो 9 जिले हमारे कोरोना पॉजिटिव एक भी केस नहीं है, क्या उन राज्यों में हम कुछ सुविधाएं या कुछ प्रकार का कोई छूट दे सकते हैं क्या? लेकिन कल जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई है, उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम कहीं भी किसी भी प्रकार से
छूट देने के लिए राज्य को अधिकृत नहीं किया है। केवल शादी के लिए कहा तो शादी हमने अलाउ की है कि 5 लोगों के साथ शादी की जा सकती है। राज्य में जितनी एसेंशियल सर्विस है उनके लिए 24 आवर यदि खोलना है वो राज्य के अधिकार में दिया गया है। बाकी कंस्ट्रक्शन के काम अगर हमें करने हैं तो उनके लिए अगर मजदूर वहाँ है तो कर सकते हैं। खेती के सारे काम उन्होंने खोले हैं। खेती के काम मनरेगा के तहत आप कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। इनसे संबंधित जितनी शॉप्स हैं वो सारी खुली रहेंगी। राज्य को इस प्रकार के अधिकार नहीं है कि हम जो पॉजिटिव नहीं है जिन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को हम पूरी तरह लॉकडाउन से मुक्त कर दें। ये संभव नहीं है राज्य के लिए। ये 3 तारीख तक सबको इसका अनुपालन करना सुनिश्चित है। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा छूट हम उन राज्यों में नहीं दे पाएंगे। तो मतलब जो वो 7 जिले उम्मीद कर रहे थे कि जहां कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने आया, फिलहाल कोई छूट नहीं होगी, जो लॉकडाउन है वो उसी तरह से चलता रहेगा। जी निश्चित रूप से जो 9 जिले हमारे ऐसे हैं जी जिनमें पॉजिटिव केस नहीं है, हमने पहले भारत सरकार को लिखा था, राज्य सरकार की ओर से हमने कहा था कि चूंकि इसमें कोई पॉजिटिव केस नहीं है, हम यहाँ चाहते हैं कि 4-6 घंटे मार्केट खुल जाए, हम यहाँ चाहते हैं कि जो जरूरी चीज़ें हैं वो हो जाएं, हम यहाँ चाहते हैं कुछ खनन संबंधित काम है वो शुरू हो जाए, हम यहाँ चाहते हैं कुछ हमारा जो राज्य की इनकम के साधन है वो शुरू हो जाएं। लेकिन उन्होंने इस पर हमें कोई रियायत नहीं दी। अपितु जो गाइडलाइन जारी की हैं उन गाइडलाइनों का अक्सर से पालन करना ये राज्य के लिए अनिवार्य है। जी, लेकिन उद्योगों को लेकर कुछ फैसले किए गए हैं कि उद्योग शुरू किए जा सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के लिए भी कुछ बेहतर किया जा सके। हाँ वर्षा जी, उद्योगों के लिए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुसार 20 तारीख तक जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं या हमारे ऐसे MSME के अंतर्गत जो उद्योग चल रहे हैं उन सब ने 20 तारीख तक ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे उनको सुविधा हो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके अपना सारा प्लान बताएंगे। उस प्लान के अकॉर्डिंग हम उनको स्वीकृति देंगे। जिले का जिलाधिकारी देखेगा कि ये सब का पालन है कि नहीं है, तब वो उद्योग को चला सकते हैं। तो उसमें राज्य के अंतर्गत चाहे वो बड़े उद्योग हों, मीडियम उद्योग हों, छोटे उद्योग हों, किसी भी श्रेणी के हो, सबको हम लोग इस शर्त के साथ अनुमति देंगे, भारत सरकार की गाइडलाइन को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जी ठीक है। और इसके साथ ही एक जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो किसानों का भी है कि इस समय जो एक तो फसल की कटाई हुई है गेहूं की, फिर खरीफ की फसल का समय है, तो किसानों को किस तरह से राहत देने के लिए योजना बनाई गई है? किसानों के लिए इस समय कटाई है, उसके बाद बुआई है, गन्ने की फसल खड़ी है, साथ साथ इस समय मैं इसका सवाल आपसे लूंगी। इस बीच एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। जी आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, नरेंद्र गोदियाल बोल रहा हूँ देहरादून से। जी अपना सवाल पूछिए। मेरी मंत्री जी की है कि ये मंत्री जी को पहले नमस्कार, और सवाल है कि ये सैनिटाइजेशन का काम जो है तेजी से नहीं हो रहा है, जिससे कि जो है कोरोना वायरस की फैलने की संभावना है। इसलिए जो है मंत्री जी से आग्रह है कि इसका तत्काल कार्रवाई करें। धन्यवाद। कौन सा क्षेत्र बताया? जी क्षेत्र का नाम दोबारा बोलिए आप। देहरादून। देहरादून में किस क्षेत्र के लिए क्या समस्या आपको लगती है? सैनिटाइजेशन की वजह से। देखिए मैं आपको बताऊं, शायद मैं आपकी नॉलेज में भी डाल दूं, देहरादून में 100 वार्ड हैं। इन 100 वार्डों में हमने एक जो पीछे रखने वाली, कमर पे रखने वाली मशीन है जो हाथ से सैनिटाइज करते हैं वो हमने दी है। इससे अलग समय समय पर हम सहारनपुर से या अन्य जगह से बड़ी टैंकर वगैरह मंगा रहे हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी हमने इसमें कवर किया है। लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर या तो मैसेज डाल दीजिए या किसी भी रूप में जब सूचना आप देंगे तो आप निश्चित मानिए हम उसको सैनिटाइज दोबारा भी कराएंगे, तिबारा भी कराएंगे। लेकिन हम किसी भी रूप में, आपने कहा कोरोना को रोकना है, कोरोना से हमें विजय प्राप्त करनी है, इसको हमें हराना है। और ये आप जैसे जो जागरूक लोग हैं आपके कारण ही हम इसको कर पाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी नहीं हुआ होगा दोबारा कराएंगे, और अगर हुआ भी होगा तो भी दोबारा कराएंगे। तो सैनिटाइजेशन इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि संक्रमण ना हो। और हम किसानों की बात कर रहे थे। प्रसाद जी, किसानों के लिए हमने अपने राज्य में कोई शुगर मिल बंद नहीं किया जी। शुगर मिल प्रारंभ से ही चल रहे हैं। फसल की कटाई हमारे यहाँ 60-70% पूरी हो गई है जी। 30% बचे, वो भी पूरी हो जाएगी। हमने किसानों को भारत सरकार की गाइडलाइन में भी है पूरी तरीके से उनको छूट दी है। मनरेगा के अंतर्गत गांव में काम की छूट दी गई है। किसानों के लिए बहुत जरूरी जो हमने कहा कि जो उनका
फल इत्यादि हैं या इत्यादि, मटर भी आजकल सीजन है जी, आप उसको, हमने जितने हमारे यहाँ वेयर हाउस थे, जितने हमारे कोल्ड स्टोर थे, उनको हमने मंडी घोषित कर दिया है। अच्छा। कि वो मंडी रहेंगे, आप उनमें जाकर रखिए, वहीं से सेल करिए, बेचिए, आपको ये पूरी छूट रहेगी। तो ये भी हमने राज्य में कल से प्रारंभ किया है। तो मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए हर प्रकार की जो सोप्स हैं, चाहे वो केमिकल की तो हों, जैसे चाहे- जो पर्वतीय क्षेत्र में किसान हैं जो मटर आलू की बुआई की जिन्होंने, तो वो उन वेयर हाउस पर जाएंगे। कर सकते हैं, उनको मंडी में भी अलाउ है। लेकिन यदि वो चाहते हैं कि जैसा आज का रेट अच्छा नहीं मिल रहा, हम कोल्ड स्टोरेज में रख के और वहीं से सेल करें, उसके लिए वो मंडी मान ली गई। वेयर हाउस में रखना चाहते हैं, वो मंडी मान ली गई। तो उनको ये सारी सुविधा हम लोगों ने, राज्य सरकार ने दी है। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए किसी भी रूप में हर प्रकार की छूट राज्य के अंदर प्रत्येक जनपद में है। जी ठीक है। और एक और कॉल है, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम विवेक गोयल है जी, मैं देहरादून से निवासी हूँ। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे 20 तारीख को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत कुछ छूटें दी जा रही हैं, तो जैसे देहरादून को केंद्र सरकार के द्वारा रेड जोन में रखा गया है, तो कुछ जो सर्विसें को छूट दी जा रही है वो देहरादून में एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? तो वो जो छूट देने की बात हाँ कही होगा। थी, हमने जो रेड जोन में जनपद है उसमें भी हमने हॉट क्षेत्र छांटे हैं जिसमें ज़्यादा केसेस हैं, उनको पूरी तरह लॉकडाउन रखेंगे। उनमें किसी भी रूप में कोई भी किसी भी तरह की छूट नहीं होगी, आने की नहीं होगी, जाने की नहीं होगी, एसेंशियल सर्विस की नहीं होगी। वहाँ केवल फ़ोन के द्वारा ही हम घर पर वो सारा सामान भेजेंगे जिनकी उनको आवश्यकता है। बाकी जो क्षेत्र हमारा बचा हुआ है उसमें जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसको छूट हम देंगे, बाकी एसेंशियल सर्विस की छूट इसी रूप में देंगे। ये हम अलग इस प्रकार से हमने एक व्यवस्था बनाई है। जी। तो इसके अलावा ये जो अभी खरीफ की फसल का भी टाइम है, पूरे प्रदेश में किसान जो है वो सब्सिडी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि 100% इस बार उनको बीज जो है निःशुल्क मिल जाए, इस तरह की भी बात थी। देखिए निश्चित रूप से, लेकिन आप जानते हैं कि ये सारी स्थिति जब होती है कि राज्य में योजनाओं को लागू करना, वो भारत सरकार की योजनाएं होती हैं। किस रूप में, किस रेट में हम गेहूं खरीदेंगे, हमने 20 रुपये एक्स्ट्रा अपने राज्य को उनको बोनस के रूप में दिया है जी। और बीज के रेट पहले से ही एक उस रूप में होते हैं कि सब्सिडाइज होते हैं वो रेट सारे, जो हमारा विभाग है उस काम को करता है। तो उसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। इस समय जितनी फसल की कटाई हो रही है मैक्सिमम सारा बीज के रूप में जा रहा है। बीज की कमी नहीं है राज्य के अंदर, बहुत ही जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना है। तो इस प्रकार से राज्य में किसानों के लिए किसी भी रूप में कोई भी कार्य हो, ना प्रतिबंध है और ना किसी चीज़ की कमी है। यदि किसी किसान को किस चीज़ की कमी होगी तो वो राज्य सरकार से किसी भी रूप में बात कर सकता है, वहाँ के जिला अधिकारी से, एसडीएम से, कृषि अधिकारी से, जनप्रतिनिधि से। और सचल दस्ते भी हैं, सचल दस्ते हैं, सब हमने बनाए हुए हैं। तो आप संपर्क करेंगे तो उसका आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है। और एक और अच्छी बात जो कहेंगे कि कोरोना के मुश्किल समय में भी एक अच्छी बात हुई है कि जो बहुत सारे लोग रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो लोग अपने गांव और घरों को लौटे हैं, तो अगर ये समय है उन्हें गांव में रोकने के लिए कि अगर हम कोई योजना का ऐलान उनके लिए कर दें, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, तो शायद वो फिर वापस ना जाए महानगरों की ओर। देखिए वर्षा जी, ये आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल किया है। हम लोगों ने इस पर बड़ा अध्ययन कराने के लिए टीम तैयार कर ली है। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को सबके सामने रखा था कि आज जो बाहर से नौजवान वापस उत्तराखंड में आया है, उस नौजवान से कुछ एक फॉर्म हमने तैयार किया है, उससे वो भरवाया जा रहा है। अच्छा। हम पूछेंगे कि आप वहाँ से अब आए हैं, अगर आप राज्य में रुकते हैं आपको किस प्रकार का रोजगार चाहिए, क्या राज्य सरकार से आपकी अपेक्षा है, क्या हम उसको कर सकते हैं। ये सारे पेपर्स इस समय तैयार होकर और सरकार के पास आ रहे हैं। इसके आधार पर हम जो रिवर्स बात हम कर रहे थे कि हम जितना प्लान हो रहा है उसको रिवर्स कैसे करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण राज्य सरकार के सामने एक स्थिति आई है। और इसमें मैं समझता हूं कि आप देखेंगे ये कोरोना को हरा पाने के बाद हम राज्य के अंदर इन नौजवानों को किसी ना किसी रूप में रोकने का प्रयास करेंगे। अपनी योजनाएं बताएंगे, सब्सिडाइज योजनाएं बताएंगे। राज्य के लिए हम और कई 4-5 चीजें करने वाले हैं जिन पर अभी चर्चा चल रही है। क्या हम राज्य के अंदर, जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर, तहसील के अंदर
सब्जी का काम करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो करना चाहता है, उसको कैसे सब्सिडाइज करें। एसेंशियल और चीज़ है, दूध है, उससे बने डेयरी का काम है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। और हमें जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए भी कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो कैसे रुक के काम करेंगे, उसके लिए हम उनको बताएंगे कि आपके लिए यहाँ हमने राज्य में कहा है, आप राज्य के अंदर हमने तय किया है कि 5 करोड़ तक के काम कॉन्ट्रैक्ट वो आपको देंगे। राज्य के अंदर अगर हमें पेरोल से हम बिजली बनाने का काम कर रहे हैं तो यदि आप बैंक की लोन की व्यवस्था हम करेंगे, आप यहीं पर रहकर उस काम में आप लग सकते हैं। राज्य के अंदर हमने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं प्रसाद बनाने के लिए, आप इसमें क्या योगदान कर सकते हैं कि युवा के तौर पर क्या आप कर सकते हैं क्या। तो ये सब चीजें हम उनको बताने वाले हैं। हम प्रयास करेंगे कि राज्य में हम इसे रिवर्स प्लान का नाम देकर और हम उनको यहीं पर रोके कि आप रुकिए, अब आप आ गए हैं, आप देखिए अभी राज्य आप ही के लिए है, आप इसमें क्योंकि एक अच्छा मौका हो सकता है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे लोग मनरेगा के जरिए जिन्हें बहुत रोजगार मिला है, तो अभी मनरेगा के काम तो शुरू कर दिए गए हैं और लोगों को, ताकि पर्वतीय जिलों में खासतौर पे भोजन का, खाने पीने का और आमदनी का संकट ना हो। अभी मनरेगा में जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो तो नहीं शुरू हुए। अच्छा। लेकिन जो खुदाई के काम है, तालाब खोदना, नालियाँ खोदनी या कुछ प्रकार के काम हैं वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन सब की स्थिति हमने ओके कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि मनरेगा के अंदर जो गांव के लोग हैं उन सबको रोजगार उपलब्ध अब होने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में वो उनकी स्थिति और आर्थिक रूप से बेहतर हो जाएगी। जी, और एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है इस समय जी, चारधाम यात्रा को लेकर भी एक थोड़ी सी संशय की भी स्थिति बनी हुई है कि कैसे पूजा होगी, कपाट अपने तय तारीख पर खुलेंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा से भी लोगों की बहुत आर्थिकी जुड़ी हुई थी और आस्था का विषय तो है ही। देखिए वर्षा जी, ये भी एक महत्वपूर्ण इशू है। राज्य सरकार को इसमें निर्णय नहीं लेना होता। हमारे धार्मिक जो धर्म गुरु हैं वो बैठते हैं जी। बद्रीनाथ में राज परिवार से संबंधित लोग बैठते हैं और बाकी इनकी अलग समिति बनी हुई है। अभी विनियम नहीं बने हैं, इसलिए जो इनके पहले विनियम है उनके अनुसार काम हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो तारीख फिक्स हुई है, राज्य सरकार ने कहा कि इन सब तारीखों में राज्य सरकार पूरी सुविधा उपलब्ध कराएगी। अभी बात आई रावल को वहाँ से लेकर आना है, हमने तत्काल वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को लिखा, भारत सरकार गृह मंत्रालय का, रावल वहाँ से चल दिए हैं। लेकिन रावल के लिए भी निश्चित रूप से एक स्थिति आएगी, जब वो राज्य में आएंगे तो राज्य में उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा 14 दिन। तो उस स्थिति में वो अपनी पावर को कैसे सबलेट करते हैं। वो कुल मिलाकर ये सारा विषय धार्मिक रूप से है और जो निर्णय वो लोग लेंगे राज्य सरकार उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करेगी। और मुझे उम्मीद है कि गंगोत्री यमुनोत्री में तारीख भी फिक्स है, दिन भी फिक्स है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक केदारनाथ का सवाल है, पिछले 400 साल की हिस्ट्री हम लोगों ने दिखवाई है। 400 साल में ऐसे कई बार अवसर आए हैं जब रावल या जो पूजा कराने की परंपरा में परिवर्तन किया गया। अच्छा। यानी सबलेट पावर की गई, दूसरों को दी गई, वो पूजा कराएंगे, या समय को परिवर्तित किया गया बद्रीनाथ में, ऐसा विषय आया सामने। तो ये सारा विषय जो वो लोग करेंगे बैठकर, सरकार उनको सहयोग करेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताइए और जो भी आपका सवाल है आप पूछिए। मैं मातवर सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम पलाड़ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। मैम जी, सवाल पूछिए आप। मैम, मेरा किसान निधि का पैसा आता है 2000 रुपए नहीं आया, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है फरवरी का। सब्सिडी का पैसा आता है 2000 रुपए, किस योजना से आपके पास सब्सिडी है? ये किसान निधि का आता है महोदय। अच्छा। किसानों की सब्सिडी जो 2000 आनी है, पहली किस्त जारी हो गई है। किसी कारण से अगर आपकी नहीं पहुंची होगी वो पहुंच जाएगी, लेकिन ये 2000 रुपये हमने राज्य के अंदर जारी सब किसानों को जिलों में जारी हो गए हैं। और निश्चित रूप से पौड़ी जनपद में मैं दोबारा से यहीं से कह भी रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ कोई अधिकारी सुन रहे हो, नहीं तो मैं यहाँ से जाने के बाद डीएम पौड़ी को कहूंगा कि पौड़ी जनपद में कोई भी किसान नहीं बचना चाहिए जिस पर 2-2 हजार रुपये नहीं पहुंचे हैं फर्स्ट किस्त के रूप में। जी, उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, पेंशन से जुड़ी योजनाएं हैं जिनकी पहली किस्त जारी की जा चुकी है। हमने सब 3 महीने की एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी, जनधन के खातों में 500 रुपये हर महीने आ रहे हैं, हर महीने राशन 3 महीने तक मुफ्त दिया जाएगा। जो हमारे खाद्य योजना के अंतर्गत कार्ड हैं या जिनके
अंत्योदय के कार्ड हैं उनको फ्री मिलेगा सब राशन, जो राज्य के अंतर्गत कार्ड है उनको 3 महीने तक डबल राशन दिया जाएगा। तो ये सारी योजनाएं हैं जो इस समय इस कोरोना के संबंधित हमने लागू की हैं, और अगर कहीं कोई इस प्रकार की सूचना भी मिलती है तत्काल सरकार के संज्ञान में आते हैं, उनका समाधान हम करते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इस समय भोजन बांटने का, राशन का काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कई बार खबर आ जाती है कि किसी ने फ़ोन कॉल किया कि हमारे पास राशन खत्म हो गया है। तो क्या हमने कोई एक ऐसी व्यवस्था कि कोई भूखा ना रहे, ये सुनिश्चित किया जा सके? ये भी सबके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने पूछा है जी। हमने प्रत्येक जनपद में एक इस काम के लिए विशेष रूप से बड़ा कॉल सेंटर बनाया हुआ है जी, बहुत बड़ा। प्रदेश का अलग है, जनपदों का अलग है। अच्छा। वो नंबर हमने जारी किए हुए हैं। कोई भी जिले में अगर इस प्रकार की सूचना मिलती है, वहां हम सूचना को लेते हैं और संबंधित अधिकारी को तत्काल उसको बता देते हैं कि ये काम होना है। इससे अलग प्रत्येक जनपद में एक अधिकारी केवल इसी के लिए नियुक्त है, जो कहीं भी देखेगा जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनके पास बनाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, जिनके पास यहाँ अचानक ही लॉकडाउन होने के बाद रुक गए हैं, ठहरने की व्यवस्था नहीं है, या यहाँ टूरिस्ट आए हैं और तुरंत ही उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद यहीं रह गए हैं, वो जहाँ रुके हैं उनसे किसी प्रकार का कोई किराया नहीं लेने की व्यवस्था नहीं लिया जाएगा। उनकी ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और यदि आवश्यकता हो तो स्वास्थ्य के प्रति सरकार ने सारी चिंता व्यक्त करते हुए ये एक व्यवस्था बनाई है। मैं स्वयं कंट्रोल रूम में, कॉल सेंटर जिसको कहते हैं, उसमें गया था। कंट्रोल रूम में जाने के बाद मैंने देखा कि हमारे पास एक ही लाइन में 32 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, 32 जी, 32 कॉल एक साथ रिसीव होगी। प्रारंभ में पूरे देश से और प्रदेश से जो कॉल आ रही थी वो 500 के लगभग थी, लेकिन अब घटकर वो 100 से भी नीचे आ गई है जी। और जिलों के स्तर पर भी यही स्थिति है कि अब कॉल बहुत कम है। इससे अलग जनप्रतिनिधियों ने अपने अलग से कॉल सेंटर बनाए हैं, अलग से कंट्रोल रूम बनाए हैं, जैसा मैंने अपनी विधानसभा में। चलिए एक फोन मैं फिर से ले लेती हूँ, एक दर्शक फोन पर हैं, आप अपना नाम और अपना सवाल पूछिए जल्दी। मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ, टिहरी विस्थापित कॉलोनी ज्वालापुर क्षेत्र से जी। रंजीत सिंह नाम है। ये एक सवाल था कि जैसे ज्वालापुर एरिया में सुना हूँ कि कुछ लोगों के कोरोना है, तो टिहरी विस्थापित ओवर एरिया में तो सरकार की व्यवस्था सही है, सप्लाई वगैरह सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन जैसे सब्जी मंडी ज्वालापुर में है, इधर आती है, तो उसके लिए प्रिकॉशन क्या रखे जाते हैं या आगे क्या कैसा क्या प्लान है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि डर लगता है कि सब्जी वगैरह से कहीं कोरोना ना आ जाए। अभी सब्जी के लिए हम लोगों ने पहले जिस प्रकार से एक रिटेल लोग वहां भीड़ लगाकर जाते थे, उस पर प्रतिबंध लगाया है। कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। जितने सब्जी बेचने वाले ठेली वाले लोग हैं उनको अलाउ कर दिया है, वो सब्जी ठेली पर लेकर मोहल्लों में जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी आपको जो जरूरी गाइडलाइन है उनका पालन करना है। सब्जी लेने के बाद आप कोशिश करें कि दरवाजे में सब्जी को रख लें, या लेने के बाद घर में जाने के बाद सब्जी को ठीक से जिस प्रकार से चाहे सैनिटाइज करें, उसको ठीक प्रकार से उसको धोएं, फिर उसको कोशिश करें कि 12 घंटे तक वो सब्जी रखी रहे, अगले 12 घंटे में उसका उपयोग करें। तो कुछ थोड़ी सी ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोगों ने अपने स्तर पर यह प्रयास किया है कि सब्जी मोहल्ले में चली जाए, सब्जी मंडी में भीड़ ना लगे, उसके लिए समय निश्चित कर दिया कि होलसेल किस समय होगी, रिटेल किस समय होगी, वो सब किया है। और अगर कहीं किसी प्रकार की सामने कठिनाई आती है तो उसको तत्काल वहीं पर हम समाधान कर भी देते हैं जी। एक और कॉल है, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप भी अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं और सवाल बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तिलक राज है। अपना सवाल पूछिए। मंत्री जी के क्षेत्र से बोल रहा हूँ। नमस्कार उनको जी। और मेरी समस्या ये है, ज्वालापुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ मैं। सवाल बताइए आप अपना। कुछ हमारे व्यापारी शॉप है ना हमारी सूट की, तो कुछ व्यापारियों के बारे में भी सरकार कुछ व्यवस्था कुछ सोच रही है क्या, तो कुछ हम लोगों के लिए भी हो जाए? नहीं करेंगे तिलक राज जी। व्यापारियों के लिए भी सरकार ने, देखिए अभी हमने बिजली के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। हमने जो किसी व्यापारी ने कोई लोन इत्यादि लिया था उसके 3 महीने के लिए निर्णय पहली बार लिए थे। हमने जो किसी प्रकार से जीएसटी वगैरह थी उसमें हमने तारीख बढ़ाई है। इनकम टैक्स की तारीख हम लोगों ने, भारत सरकार ने बढ़ाई है। लेकिन इससे अलग भी कुछ और किसानों, किस और व्यापारियों की बातें भी आ रही हैं। अभी इस बीच में हम लोग बैठे हैं और राज्य के स्तर पर बैठकर विचार करते हुए
आपकी भावना के अनुरूप ये प्रयास होगा कि अपने किसान, अपने व्यापारियों को भी हम राज्य के अंदर जो यथासंभव दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे। जी, एक और दर्शक हैं। चलिए ठीक है, तो जो अब व्यापारियों को भी राहत की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से दुकानें बंद हैं, उनके फैक्ट्रियां बंद हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल में ही होंगे वो। और तो एक और बात जो सामने आ रही है कि जो IIT रुड़की है या IIP है, उन्होंने कुछ ऐसे वेंटिलेटर्स बनाए हैं जो कि हमारी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं और ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिसकी भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या हम लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं IIT से और इनसे, पेट्रोलियम संस्थान है जो, उनसे कि किस तरह से ये वेंटिलेटर ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा के लिहाज से, जो बहुत लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है? देखिए, इसमें जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने गाइडलाइन सभी राज्यों को दी है कि आप डायरेक्ट, चाहे वो किट हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे न हो, इस प्रकार की खरीदारी ना करें। सबसे पहले भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय उनको देखेगा कि ये सही है, तब हम अगर लेते हैं तो उसकी जानकारी में लेकर तभी हम उसको ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे राज्य में कल हम लोग बैठे थे, काफ़ी चर्चा हुई, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो किट हो, पीपी किट हो, वो सारी इस समय जो हमने प्लानिंग की है ये अगस्त तक, यानी अगर पेशेंट की संख्या, कोरोना पॉजिटिव की संख्या, भगवान ना करे हमारे राज्य में होना नहीं है, लेकिन यदि इतनी बढ़ जाती है कि जितनी पूरे देश का एक आंकड़ा तैयार करके और एक एज्यूम किया गया है, तो भी हमारे पास अगस्त तक की ये सारा भंडारण पूरा कंप्लीट है। जो अब ऑर्डर दिए गए हैं वो अलग है। ठीक है। और एक और जो वर्ग है जो इस समय जो लॉकडाउन के वजह से जिसकी मुश्किलें हैं, स्टूडेंट्स, जो ये ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब सरकारी स्कूलों में भी इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, थोड़े नुकसान भी हैं कि वो लोग जो नहीं, जिनके पास लैपटॉप हो या मोबाइल हो या इंटरनेट की सुविधा हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके माता पिता पहले से, तो अभी शिक्षा को लेकर हम किस तरह से फैसले लेंगे? अभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब बंद रहेंगे, उनको खोलने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। और केवल इतना है कि ऑनलाइन जहाँ जहाँ संभव है वहाँ हम पढ़ाई, हमने इसकी स्वीकृति दे दी है, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ निर्णय CBSE, ICSE और राज्य सरकार ने जो अपना बोर्ड है उसके अंतर्गत किए हैं कि जो बच्चे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कैसे जाना है, केवल 10th और 12th को छोड़कर क्या निर्णय बोर्ड ने लिया है, क्या निर्णय CBSE ने, क्या ICSE ने, वो लिए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जो छूट है जो स्टूडेंट्स के लिए है, वो सारी बातें हमने लगातार राज्य सरकार के माध्यम से बताई हैं। लेकिन फिलहाल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि खोलने की बात नहीं है। चलिए ठीक है। और एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम दीपक रावत है। मैं पतली हरिद्वार से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए आप अपना। मेरा सवाल ये, हम लोग यहाँ पे टीवी से विस्थापित होकर आ रखे हैं, लगभग हमें 40 साल हो गए हरिद्वार में। तो हम लोग किसान, जैसे किसान सम्मान निधि, इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो इसके लिए क्या, क्योंकि हम लोगों ने काफी बार प्रयास कर लिया है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। किसानों के लिए राज्य के अंदर हमने जितने किसान थे, हमने इसका छोटी बड़ी व्यवस्था रखी नहीं। अगर कोई किसान है, किसी के पास भूमि है, वो भूमि कितनी है, इस सारी विषय को भी अलग कर दिया हमने, सबको उसमें मान के, और उस रूप में उनको किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। आपको क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, आप एक बार संबंधित जिला कृषि अधिकारी से बातचीत कर लीजिए, और आवश्यकता हो तो फिर उसके बाद मुझे कर लीजिए। और ये क्यों नहीं आपका, वह हो सकता है कि आपके पास जमीन ना हो, केवल आप इस बेस पर मांग रहे हो कि हम विस्थापित होकर आए हैं, वहाँ हमारे पास जमीन थी कि नहीं थी, वहाँ किसान थे, किसान की वो जमीन है या वो आपने सेल कर दी। ये सारा विषय अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आप संबंधित जिला कृषि अधिकारी से बातचीत कर लीजिए, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो अभी क्या ये जो लॉकडाउन है 2.0 से दूसरा दौर है लॉकडाउन का, तो अभी हम फिलहाल आम जनजीवन में बहुत राहत की उम्मीद ना करें, घरों में रहना इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से वर्षा जी, जो ये कोरोना है इसको हराने के लिए जो एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुझे आपका साथ चाहिए और 7 बातों पर साथ चाहिए जी,
उसमें ये भी एक है कि हम जरूरी काम बहुत हो तो घर से बाहर निकलें, घर में रहें, कोरोना को हराना है। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, एसेंशियल सर्विस पूरी तरीके से खुली हुई है, इमरजेंसी सेवाएं खुली हुई हैं, हॉस्पिटल, ओपीडी इत्यादि खुली हुई हैं राज्य के अंदर, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अभी हमने इंडस्ट्री को खोल दिया है, हमने बाकी और अगर कहीं किसी को बीमारी के कारण डॉक्टर्स के जाना है उसकी अनुमति हम तत्काल दे रहे हैं, शादी के लिए हमने अनुमति प्रदान करने को कहा है। तो इस प्रकार से जो ज़रूरी चीज़ें वो हमने कहा है, किसी की सैलरी ना कटे, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको सैलरी मिले, सबकी पेंशन लगातार समय पर आती रहे, सैलरी समय पर आती रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राज्य सरकार ने अपने स्तर पर की है। तो मैं समझता हूँ कि मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप घर पे रहें तो कोरोना को हराने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। और इस समय जो ये भी एक आवश्यक बात कही गई है कि जब भी घर से बाहर निकले, आवश्यक कार्यों के लिए भी निकलें तो मास्क जरूर पहनना है। हाँ, ये जो गाइडलाइन है उसमें भी स्पष्ट है कि आप सार्वजनिक स्थल पर यदि जाएंगे तो बिना मास्क या ये इस तरह का कोई अगर मास्क नहीं है तो इस तरह का आप कॉटन का दुपट्टा ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो अपने रुमाल को ले सकते हैं, लेकिन आप अपने मुंह को ढक कर ही जाएंगे। जी। और एक जो गैर कोरोना मरीज हैं, मान लीजिए अभी इस तरह की भी दिक्कतें हैं कि जो दूसरे अस्पताल जो दूसरी बीमारियों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ कोरोना के लिए बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं सुनिश्चित किया जाना भी इस समय बहुत जरूरी है। बहुत ही, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जी। शुरू में हमने सारे जनपदों के जो जिला हॉस्पिटल उनको कोविड-19 के लिए रखा था। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो काम करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि हम देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार इत्यादि 3 जगह पर 500 बेड का एक कोरोना के लिए हॉस्पिटल रिजर्व करेंगे। बाकी जो जिला के हॉस्पिटल है उनको आम लोगों के लिए खोला जाएगा। कहीं यदि हमने कहीं से बेड लिए हैं, जैसे हमने सारे मेडिकल कॉलेज को कोरोना के लिए बनाया है, तो मेडिकल कॉलेज में जो जरूरी फैकल्टी है, अन्य है, उन सबको दूसरे हॉस्पिटल्स में हम शिफ्ट करने का काम भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी जारी रहे तो क्योंकि इससे भी बड़ी सुविधा जनता को मिले, असुविधा ना हो, ये समय समय पर हम लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से, और जहाँ जो दिक्कतें सामने आती हैं उनका समाधान निकालते हैं। और एक ये भी बार बार कहा जा रहा था कि हमें सैंपलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। जो अभी हमारा सैंपल साइज है वो अपेक्षाकृत कम है, छोटा है, तो इसके लिए भी कुछ ज़रूरी काम अब तो भारत सरकार ने बहुत कर दिया है। अब तो वो इतना ज़्यादा हो गया है कि आने वाले समय में कहा कि ये सारा, वो उन्होंने निवेदन किया राज्यों को भेजें, अब आप सैंपल कराइए। जो सेंटर हैं वो भी बढ़ाए हैं। हमारे राज्य में 2 और शुरू होने वाले हैं, हो गए होंगे, या तो आजकल में कल अनुमति आ गई तो आज शुरू हो गए होंगे जी। तो इस प्रकार से इसमें भी भारत सरकार काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है कि जो सैंपल है वो अधिक से अधिक हों, खासतौर पर जो हॉट स्पॉट हैं उनमें ज़्यादा हों। उनमें कोई तभी उनको खोल पाएंगे, तब तक उनको, जब तक जांच नहीं हो पाएगी। खासतौर पर जो रेड जोन के जिले हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हों, या कहीं किसी में सिम्टम्स आते हैं उनको तत्काल आवश्यकता है। तो ये ज़रूरी भी है और ये कोरोना को हराने के लिए एक वे है, रास्ता है, यहीं से जाकर हम कोरोना को हरा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैं रितु बोल रही हूँ हमीरपुर से। हाँ जी मैम, हिमाचल प्रदेश। जी जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल मंत्री जी से, नमस्कार पहले मंत्री जी को। नमस्कार। मेरा सवाल है मंत्री जी, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और हम उनके अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आए थे। अच्छा, हरिद्वार आए थे। हमें वहाँ पे उन्होंने अस्थि विसर्जन के लिए मना कर दिया और आपकी हम सीमा में नहीं जा पाए, उत्तराखंड में। अस्थि विसर्जन के लिए मना कर दिया? हाँ, अस्थि विसर्जन के लिए देखिए ऐसा किया है अभी कि जो अंतर जनपदीय जो बहुत जरूरी, देखिए क्योंकि अस्थि विसर्जन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप, शास्त्रों में कहा गया है कि कई बार, जैसा पाकिस्तान में हमारे जितने हिंदू भाई की अस्थियां होती है वो 1 साल में 1 बार आती है, उसको समय को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक अंतिम संस्कार का है उसके लिए मैक्सिमम 20 लोगों की अनुमति प्रदान की गई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो लॉकडाउन है इसका पालन हो जाए तो अच्छा रहेगा। और हमने ये भी कहा संबंधित प्रदेशों को कि अभी अनुमति उसके बाद ही आप दीजिए, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और उनको एकदम सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रकार को
ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, ये समय समय पर निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा लिए जा रहे हैं। जी, एक और दर्शक हैं फोन लाइन पर, आप भी अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार, कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। हमको ये जानना है मैम कि जैसे क्या कोरोना का इलाज निःशुल्क होता है, और यदि होता है तो कहाँ पर इसका इलाज किया जाता है, कहाँ पर होता है? कोरोना का इलाज क्या निःशुल्क है? हाँ, निःशुल्क है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। हम लोगों ने अपने राज्य में उसको कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं ले रहे हैं। केवल आपको यदि सिम्टम्स हैं तो आप तत्काल जो फोन नंबर है उन पर सूचना दीजिए, वहाँ जो अधिकारी हैं उसको सूचना दीजिए, पुलिस है उसको सूचना दीजिए, जनप्रतिनिधि उसको सूचना दीजिए, और फिर आगे की कार्रवाई जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी करेगा और किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। क्योंकि इस पर भी कुछ संशय आ रहा था कि किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो वो करा सकते हैं या पैसे देने पड़ेंगे, लैब टेस्टिंग के पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, ये सही है कि जो आयुष्मान कार्ड है या जो राज्य सरकार के हॉस्पिटल है या राज्य सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं, उससे छोड़कर भारत सरकार ने 4500 रुपये इसके टेस्ट के लिए रखे थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको फ्री किया जाए। बाद में फिर भारत सरकार ने निवेदन किया कि इसमें जिन लोगों का आवश्यकता ये तय डॉक्टर्स करें कि इनका टेस्ट होना जरूरी है, और तो उनको निःशुल्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, और वह काम इस समय पूरे देश में चल रहा है, हमारे राज्य में भी। तो फिलहाल अभी जो भी कोरोना का इलाज है वो पूरी तरह निःशुल्क है। और ऐसा भी है कि मान लीजिए किसी के अंदर लक्षण है कोरोना के, या उसे लगता है कोई इस तरह का संशय है, वो कॉल करे तो उसको घर से ले जाना, अस्पताल ले जाना, सारी चीजों में डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप हॉस्पिटल की तरफ मत दौड़िए, मत भागिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों को टच करेंगे, कितने लोगों के संपर्क में आएंगे, तो इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना बनेगी। आप फोन नंबर करिए, जो हमने कॉल सेंटर बनाए उन पर करिए, जो हमने कंट्रोल रूम बनाए उन पर करिए, जो संबंधित आपके क्षेत्र में थाना अध्यक्ष है उसको बताइए, कोई भी जनप्रतिनिधि उसको बताइए, और आपको वहीं से लाने की व्यवस्था रहेगी। फिर आपकी जांच इत्यादि होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको क्वारंटीन होना है, आपको आइसोलेट करना है, आपको कहाँ रहना है, ये सब उस समय आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। जी, ठीक है। और एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हिमांशु बजाज बात कर रहा हूँ। जी, हिमांशु जी किस जगह से बात कर रहे हैं आप? हरिद्वार से। और अपना सवाल पूछिए हिमांशु। मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरा एलएलबी का एग्जाम होगा नहीं होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी नहीं कराएगी, वो पूछना था। यूनिवर्सिटी तैयारी कंटिन्यू रखें या फिर भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नहीं करना है? हिमांशु, अभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग करके सारी गाइडलाइन प्राप्त हो रही होंगी, आपको भी हो जाएंगी। एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन होंगे, एग्ज़ाम होंगे, कैसे होंगे ये आपको, अभी तो आप घर पर रहिए और जिस क्लास की आप एग्ज़ाम की तैयारी उसी रूप में करते रहिए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो भी होंगे वो उसी रूप में आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग होंगे, और आपको वो सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, आपके मोबाइल फ़ोन को मैसेज के माध्यम से, और या जो प्रकार हो सकता है सब प्रकार से मिल जाएगी। तो अभी ये जो राज्य सरकार की हेल्पलाइन सर्विस है कोरोना को लेकर, क्या ऐसा भी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सवाल है जिनके पास, या मानसिक तौर पर परेशान हैं क्योंकि घरों में बंद हैं, महिलाओं के साथ हिंसा जैसे मामले भी इस समय आए सामने, तो वो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, वहां भी बात कर सकते हैं? कर रहे हैं। जिलों में जो अलग नंबर दिए हुए हैं, मोहल्लों के अलग दिए हुए हैं, जो रेड जोन है उसके अलग दिए हुए हैं, हॉटस्पॉट के अलग दिए हुए हैं, सब अलग अलग जारी किए गए हैं। आप उस पर संपर्क करेंगे, आपकी काउंसलिंग इत्यादि की व्यवस्था भी है। आपको मिलने के लिए आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आजकल टीवी पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी प्रसारित हो रहे हैं, तो सब व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार की ये समय हिंसा का नहीं है, लड़ाई झगड़े का नहीं है। परिवार में ये अच्छा समय सोचकर आप इसको व्यतीत करिए कि कोरोना को हराने के लिए इसका सदुपयोग हमें करना है। तो आप बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा करके फिर आप थाने की तरफ दौड़ें, तो ये उचित नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप इसको घर में बैठकर एक प्यार के साथ और इस समय को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना समय बिता सकते हैं। तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, नाम बताइए आप अपना। तरीके से अपना समय बिता सकते हैं। तो एक
और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नाम बताइए आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, आपकी टीवी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। उसके बाद अपना नाम बताइए, अपनी जगह का नाम और सवाल पूछिए आप अपना। जी मैडम नमस्ते, मैं रोशन लाल नेत्रहीन बोल रहा हूँ टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल से जी। जी मैडम मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अभी जो 3-3 महीनों का लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें अभी सूचना मिली थी कि 3-3 महीने की जो पेंशन आएगी दिव्यांगों के लिए, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। ये क्यों नहीं हो पा रही है? कौन सी पेंशन की बात? विकलांगों के लिए। हाँ, विकलांग के लिए और वृद्धावस्था, विधवावस्था, वो 3 महीने की हर महीने 1-1 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेगी। जैसा इस महीने में आपको जो रूटीन में वो मिलेगी, प्लस 1 महीने की एक्स्ट्रा मिलेगी। फिर अगले महीने आप जाएंगे मई में, वो भी इस प्रकार से मिलेगी। यानी मई में, जून में और अप्रैल में 3 महीने लगातार ये मिलेगी। अगर आपको नहीं मिली तो हो सकता है कि आपने पासबुक चेक ना की हो सकता है आपको मैसेज ना आया हो, तो आप एक बार पता कर लीजिए बैंक में जाकर, वो पहुंच गई होगी 1 महीने की। और वो कैसे कभी भी वो पैसे निकाले कभी भी निकाल सकते हैं। आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में है, आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही जनधन अकाउंट्स में भी पैसे पहुंचे 500 रुपए महीना उसमें भी पहुंच रहे हैं। मेरे पास फोन आ रहे हैं कि पहुंच गए हमारे। अच्छा ठीक है। तो अभी कैबिनेट में भी बहुत सारे फैसले लिए गए कोरोना को लेकर के, कुछ उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। हम लोग कल मंत्री परिषद की बैठक थी कल हमारी जी। हमने बैठकर भारत सरकार की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए राज्य के अंदर प्रमुख रूप से जो उद्योग है हमारे, उन पर फोकस किया है। खासतौर पर हमारे कंस्ट्रक्शन के काम है, उस पर भारत सरकार को दोबारा हम लिख रहे हैं कि हमें जो इससे रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, इसके लिए आप हमें अनुमति प्रदान करें। खासतौर पर हम लोगों ने शादी विवाह के लिए चर्चा करके उसको अनुमति प्रदान की है। राज्य के अंदर जो किसानों के लिए मैंने पहले ही बताया कि हमें वेयर हाउस को और कोल्ड स्टोर को मंडी हमने डिक्लेयर कर दिया है। खासतौर पर हम लोगों ने राज्य के लिए जो हमारा एक बड़ा देहरादून और नैनीताल और रानीखेत, ये एक सेकेंडरी एजुकेशन के बड़े हब हैं, इनके लिए हम लोगों ने अभी आने वाले 20 तारीख के बाद हम लोग इनके ऑफिस इत्यादि जो चलाने वाली बात है यूनिवर्सिटी के, उनके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। 20 के बाद उनको ऑफिस के लिए 2 आदमी 3 आदमी जो बैठकर जो सैलरी इत्यादि निकालने का काम करें, या ऑनलाइन जो और विषय होता है उस ऑनलाइन विषय को पूरा करें, इस पर भी हमने विचार किया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने राज्य के अंदर जो कोरोना के क्षेत्र नहीं है, भारत सरकार से गाइडलाइन हम 20 तारीख के बाद लेंगे, उसमें हम क्या और कर सकते हैं। तो कल हम 2.5 से 3 घंटे बैठकर हमने इस सारे विषयों पर चर्चा की है। तो ठीक है, ये जो बहुत सारे बिंदु आपने बताए जिस पर काम किया गया है, तो अभी कौन कौन से ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां पर कामकाज शुरू हो गया है, लोगों ने आना जाना अपनी शिफ्ट शुरू कर दी है? अभी प्रदेश के स्तर पर खाली हमने सचिवालय और विधानसभा में सारे मंत्रीगणों को कहा कि आप बैठना शुरू कीजिए। उसमें जो अधिकारी वर्ग है वो सब आएगा, नीचे के जो लोग हैं वो 33% आएंगे। बाकी जिलों के अंदर जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं या जरूरी लोगों के उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको हमने पहले ही खोलने की परमिशन पहले से ही राज्य के अंदर थी। वो अधिकारी किसी रूप में काम कर रहे थे, अब वो ऑफिस में बैठकर काम करने के लिए भी हमने कहा है। तो कुल मिलाकर राज्य में अभी इन जनरल अनुमति नहीं होगी, लेकिन प्रदेश के स्तर पर सचिवालय और विधानसभा ये खोले जाएंगे। अभी इससे नीचे खोलने के लिए 20 तारीख के बाद जैसी गाइडलाइन मिलती है उसके अनुसार काम करेंगे। जी ठीक है। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरा नाम राशिद, मैं हरिपुर कला से बोल रहा हूँ जी। सवाल पूछिए। मेरे भाई के बच्चे सलेमपुर गांव में रोशनाबाद के पास अपनी नानी के यहाँ गए थे। वो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, क्या उन्हें आने की परमिशन मिल सकती है? अगर आप जिले में हैं तो परमिशन मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक ही जिले में हैं तो आप अनुमति ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से जाकर ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप दूसरे जनपद में हैं तब अभी थोड़े दिन और इंतजार करिए, तो चूंकि वो फिर आएंगे क्वारंटीन होंगे तो उसमें भी आपको दिक्कत रहेगी। तो बेहतर यही अगर अंतर जनपदी है तो आप अभी कोशिश मत करिए। ठीक है, एक और फोन कॉल है हमारे पास, एक और दर्शक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। जी, सवाल। मैडम एक बार जो आया था कि जो है एपीएल वालों को भी जो है एपीएल जो जिसके हैं जॉब कार्ड बने हुए हैं उनको भी जो है राशन मिलेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है। एपीएल वालों को हमने 3 महीने का राशन एक साथ दिया था और राशन 1 महीने का लगभग 68 रुपये का वो बैठता है और 75 रुपये हम सब्सिडी उसके अकाउंट में डालते हैं, इसलिए वो एक प्रकार से फ्री पड़ता है। अब हमने तय किया है कि हम मई, जून और जुलाई 3 महीने उस राशन को दुगना करेंगे और उसी रेट में देंगे जिस रेट में पहले से मिलता आया है, तो इसलिए उसमें आपको दिक्कत नहीं है। एपीएल को भी दुगना राशन मिलेगा, 3 महीने तक मिलेगा और पूरे राज्य में मिलेगा। ऐसे हमारे यहाँ लगभग 10 लाख राशन कार्ड हैं, 40 लाख यूनिट हैं जिनको इस प्रकार का हम राशन देंगे। अच्छा, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर उनको ज़रूरत है इस तरह राशन की, उनके लिए? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हुए, जो लोग किराएदार हैं लेकिन राशन कार्ड नहीं बनवा पाए, जो लोग गरीब हैं जिनके पास छत नहीं है, जो झुग्गी में रहते हैं, ऐसे सब लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में चिन्हीकरण करके फ्री राशन राज्य सरकार की ओर से वितरण किया जा रहा है। और इस समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कहा तो जा रहा है कि आप किसी को नौकरी से मत निकालिए, किसी का वेतन मत काटिए, मगर क्या हम इस पर कोई चेक कर रहे हैं कि नौकरी से निकाला तो नहीं गया, वेतन काटा तो नहीं गया, इस तरह की चेकिंग? देखिए, राज्य सरकार को यदि कहीं से कोई सूचना मिलती है तो हम उस रूप में करते हैं, लेकिन मानवता के नाते भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी को नौकरी से मत निकालिए, उसकी सैलरी निश्चित रूप से इस समय उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उस सैलरी को ना कम करिए ना उस सैलरी को काटने का प्रयास करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो लोग केवल उसी सैलरी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी सैलरी से उनके परिवार का खर्चा चल रहा है, उसी सैलरी से उनके बच्चों का खर्चा चल रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने कहा भी है, और अगर फिर भी कोई ऐसा काम करता है और राज्य सरकार को जानकारी में आएगा तो तब हम राज्य सरकार में यथासंभव हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे राहत कैंप चल रहे हैं जहां श्रमिक दूसरे राज्यों के ठहरे हुए हैं, वे भी बहुत परेशान हैं, वो जाना चाहते हैं, तो क्या अभी इस तरह की कोई व्यवस्था बनती दिख रही है उनके लिए? नहीं, अभी किसी भी रूप में जो जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर रहिए, वहीं पर आपके भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था है, और जहाँ आपको दिक्कत है आप वहाँ संपर्क करिए, लेकिन अभी आपको जाने के लिए अनुमति 3 मई तक फिलहाल नहीं है, ऐसी भारत सरकार की गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि आप राज्य तो छोड़िए, अंतर जनपदीय भी जाने की व्यवस्था नहीं है, जिस जनपद में आप वहीं रहिए। जी ठीक है, उनका वहीं ख्याल रखा जा रहा है। और एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। नमस्कार मैम, मैं से बोल रहा हूँ, चंदन। जी, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल यह है, मैं उपनल के द्वारा आउटसोर्स से सर नौकरी करता हूँ, ITI में 4th में नौकरी करता हूँ, 7 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली सर। हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो वही बात जो हम कर रहे थे कि सैलरी नहीं मिली है, ITI में नौकरी करते हैं। नहीं, आपको सैलरी 7 महीने से आप कह रहे हैं, क्यों नहीं मिली, ऐसा तो सवाल ही नहीं है। राज्य सरकार ने तो इस महीने तक की सारी सैलरी अपनी टाइम पर सारी पूरे जहां जिस रूप में देनी थी वो चली गई हैं। आप 7 महीने से आप अकेले रुके हैं कि ITI में काम करने वाले सारे लोग रुके हैं? या तो आप, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास होगा, आप वो फ़ोन नंबर कहीं से प्राप्त करके आप फ़ोन से भी ले सकते हैं, नेट से भी ले सकते हैं, आप मुझे व्यक्तिगत बातचीत करिए तो मैं पता करके बताऊंगा कि क्या कारण है आपकी सैलरी रुकने का और वो जल्दी से जल्दी कैसे दी जाएगी। जी ठीक है, तो ये जो पैसों का, वेतन का एक समस्या है कि कहीं अगर किसी को दिक्कत हो। इसके अलावा एक हमारे ये राज्य में पॉजिटिव केस तो कम है, लेकिन क्वारंटीन किए गए लोगों का आंकड़ा अधिक है, जो शायद एहतियात के लिहाज से ज़रूरी भी है। तो संस्थागत क्वारंटीन कम है लेकिन घरों में ज़्यादा लोग क्वारंटीन किए गए हैं, तो ये इसीलिए बचाव की वजह से इस तरह से हम ये इस तरह के कदम उठा रहे हैं। देखिए, क्वारंटीन करने के पीछे ये टेक्निकल इशू है, इसमें हम किसी को भी क्वारंटीन नहीं करेंगे।
एक पॉजिटिव व्यक्ति आया, उस पॉजिटिव व्यक्ति कितने संपर्क में आया कितने लोगों के, जैसे ये तबलीग वाले गांव में घुस गए, गांव में जाकर पूरे गांव में वो किस किस से मिले उसे भी नहीं मालूम और हमें भी मालूम नहीं, बताने को उसने सहयोग नहीं किया। उसने कहा साहब मैं तो गांव में रहा हूं, और वास्तव में पूरे गांव में गया होगा। सुबह ही गांव में टहलना होता है, शाम को बैठना होता है, लोगों से मिलना होता है, तो हमने उस पूरे गांव को क्वारंटीन कर दिया वहीं का वहीं। इसलिए वो आंकड़ा भी ज्यादा दिखता है, आंकड़ा दिख रहा है। हम उस गांव से कहेंगे अब नहीं जाएंगे। तबलीग वाले जितने लोग हमें संपर्क वाले मिले उनका आंकड़ा भी 1426 के लगभग है। 1426 लोगों को हमने क्वारंटीन किया हुआ है। उसमें एक एक करके जब ठीक स्थिति आती जाएगी, उसको जो पीरियड है उस पीरियड के बाद उनको फिर मुक्त किया जाएगा, छोड़ा जाएगा या उनको घर भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच में वो भी सहयोग करेंगे और राज्य के अंदर ऐसे कई उनको मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हॉट स्पॉट है, लेकिन ये भी कहूँगा कि वो ऐसे स्पॉट बन गए हैं जिन स्पॉट के कारण हमें उस पूरे क्षेत्र को लॉकडाउन करना। जैसा उदाहरण के तौर पर हल्द्वानी ना तो हॉट स्पॉट बना वो क्षेत्र ना कुछ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ वो पालन नहीं कर रहे थे, घर से बाहर ज़्यादा मात्रा में निकलते थे, स्वास्थ्य कर्मी गए उनके साथ, उन्होंने बदतमीजी करने का प्रयास किया, वहाँ में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो हम ये भी निश्चित मानकर चलिए ऐसे क्षेत्रों में अगर आप कहा नहीं मानेंगे, आप पालन नहीं करेंगे लॉकडाउन का, आप घर से बाहर निकलेंगे, उन क्षेत्रों में सख्ताई से पेश आने की भी हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं। वो जगह है जिनको हमने हॉटस्पॉट माना है और हमने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है, वहां आवश्यक चीजों को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। निश्चित रूप से उनको जो हॉटस्पॉट है उसमें किसी भी तरह का घर से निकलना, उस क्षेत्र से बाहर आना, बाहर से उस क्षेत्र में जाना, एसेंशियल सर्विस को सप्लाई करना, जो दुकानें हैं उसमें सपोज करो किसी हॉटस्पॉट में 2 राशन की दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी, अगर कोई पेट्रोल पंप है वो नहीं खुलेगा जी। जो जरूरी चीजें है वो हॉट स्पॉट में केवल आपको घर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगी। आप फोन नंबर करोगे, फोन वहाँ दिया हुआ है, आप उस फोन पर कॉल करके तब आपको वो सामान आपके घर में उपलब्ध होगा, लेकिन आपको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, मैं नवीन चल एडवोकेट जोलापुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ जी। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो स्वास्थ्य कर्मियों को लेके है। जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से वॉरियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की क्या योजना है? क्योंकि वो एक मास्क और एक ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं, जबकि और जो वॉरियर्स हैं वो पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। तो सरकार उनके लिए क्या कर रही है? अगर वो पीड़ित हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, वो बहुत ही कमजोर समाज से आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या योजना है? और दूसरा सवाल ये है, जो हमारे बीपीएड बेरोजगार इतने वर्षों से जो भर्ती के लिए बैठे हैं, तो वो आज एक फौज के तौर पर काम आ सकते थे अगर सरकार, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो सरकार चाहे तो उनको भी प्रयोग में ला सकती थी। जी ठीक है। पहला सवाल तो इन्होंने किया है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी सुरक्षा। देखिए, जो स्वास्थ्य कर्मी 2 तरह के हैं। एक स्वास्थ्य कर्मी वो हैं जो पूरी तरह हमने कोरोना को लेकर और उस जहां हमने कोरोना को हॉस्पिटल्स बनाए हैं वहां उनको रखा है। दूसरा वो है कि जनरल जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें काम हो रहा है जहां कोरोना पीड़ित नहीं जाएंगे। जो कोरोना पीड़ित नहीं जाएंगे उनको पीपी किट वगैरह इस तरह की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं पड़ेगी, लेकिन जो कोरोना से संबंधित हैं या इमरजेंसी सेवा में हैं उन सबको ये सारी किट, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराई गई है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं इसकी कमी नहीं है। राज्य में अगस्त तक का हमारे पास कोटा पूरा कंप्लीट है, वो भी उस स्थिति में जब वो पूरे देश का एवरेज निकाल कर हमने कि इतने पेशेंट बढ़ सकते हैं तब हमने रखा है। दूसरा आपने सवाल संभवतः ये किया है कि जो बेरोजगार हैं या जो बहुत सारे या फौज में काम कर चुके हैं ऐसे लोग जिनकी सेवाएं आप ले सकते हैं। वो आपने कहा वो निश्चित रूप से समय आने पर हम लोग इस प्रकार पर विचार करते हैं, लेकिन आज तो जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को घर में रहने को कहा गया केवल एसेंशियल सर्विस को छोड़कर, तो इसलिए अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर समय आने पर कभी आवश्यकता पड़ती है तो राज्य सरकार और भारत सरकार इस पर विचार करती है। आज की तारीख में तो आपको याद होगा या आप देख रहे होंगे कि हमने सारे दफ्तर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद किए हुए हैं।
तो बाकी जो हमारे एसेंशियल सर्विस के हैं, जैसा स्वास्थ्य विभाग के हमने डॉक्टरों की भर्ती का अभियान चलाकर पूरा कर लिया, हमने स्वास्थ्य कर्मियों का अभियान चलाकर पूरा कर लिया, इस बीच में वो सारे हमने कंप्लीट कर लिया है। पुलिस, होमगार्ड, ये सारे काम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आवश्यकता पड़ी हमने सीआरपीएफ, हमने भारत सरकार से जो सुरक्षा बल है वो मंगा लिया है राज्य में, तो कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। जी ठीक है। और तो हमारे प्रोग्राम को ख़त्म करने का समय हो रहा है, तो इस समय अगर आपको लगता है दर्शकों से कोई ज़रूरी बात कहनी है कोरोना से बचाव के लिए, इसके संक्रमण से बचाव के लिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर कहिए। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कोरोना से बचाने के लिए समय रहते हुए एक लॉकडाउन का निर्णय लिया था। आप सबने बहुत ही धैर्यपूर्वक और संयम के साथ उनका सहयोग दिया और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है। आज पुणे सेकंड लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया है। इसमें भी देश के प्रधानमंत्री ने आप सब लोगों से निवेदन किया है कि आपका साथ 7 बातों के लिए चाहिए। वो 7 बातें आपने अच्छी प्रकार से टीवी पर सुनी हैं, वो 7 बातें आपने न्यूज़पेपर पर पढ़ी हैं, वो 7 बातें आपके मोबाइल के ऊपर भी अनेक माध्यमों से प्राप्त हैं। उन 7 बातों का आप प्रधानमंत्री का साथ दीजिए और निश्चित रूप से घर से बाहर तभी निकलिए तब बहुत ही जरूरी काम हो। आप घर में रहिए, कोरोना को हराना है, इसके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी की कही हुई बातों का अक्सर से पालन किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना समय दिया हमें। तो दर्शकों, जैसा कि अभी मदन कौशिक जी ने बताया कि जो कोरोना से जुड़े ज़रूरी एहतियात हैं वो हम सबको ज़रूर बरतना है। इसके साथ ही आप कल भी 1 बजे हमारा ये कार्यक्रम लाइव होगा, आप ज़रूर हमसे जुड़िए। आपके कोई सवाल हैं आपके पास तो आप हमें फ़ोन कीजिए और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर मौजूद लोग आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।